नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले का शुभारंभ आज से होने वाला है। तो ये प्रतिष्ठित मेला 15 फरवरी तक चलेगा। इसके उद्घाटन समारोह में देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और इस दौरान हरियाणा के पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय टूरिज्म मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित तमाम नेता मौजूद रहेंगे। तो मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने सूरजकुंड मेला ग्राउंड का निरीक्षण भी किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो मंत्री ने बताया कि इस बार मेला पिछले वर्षों की तुलना में अधिक भव्य होगा। तो फरीदाबाद में सूरजकुंड आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले का आज से शुभारंभ होने वाला है। तो आपको बता दें कि इस बार एक अलग ही अंदाज में ये मेला दिखेगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो संजय, किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आज से मेले का उद्घाटन होने वाला है। लोगों में किस तरीके का उत्साह है और सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले शैलजा मैं बताना चाहूंगा कि 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आज माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज उद्घाटन करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो हरियाणा के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं अरविंद शर्मा, उन्होंने कल मेले परिसर में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और उनके साथ में उस समय पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दी कि 2000 पुलिस वाले सूरजकुंड परिसर के आसपास मुस्तैदी से तैनात रहेंगे और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस पूरी तरह चौकन्नी रहेगी। देखिए, इससे पहले शैलजा मैं बताना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आई थी कि मंत्री एक तरफ उद्घाटन कर रहे थे और दूसरी तरफ लोगों की जेब तलाशी जा रही थी, मतलब जेब कतरे वहां पर सक्रिय थे, मोबाइल छीने जा रहे थे, मोबाइलों की चोरी हो रही थी। तो खासी पुलिस की उस समय किरकिरी हुई थी, जिसको लेकर इस बार पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस बिल्कुल चौकन्नी है कि कोई अप्रिय घटना न घट पाए। और दूसरा, इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि आज जो 39वां विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय जो हस्तशिल्प मेला है, ये इसका उद्घाटन आज 11 बजे जो माननीय उपराष्ट्रपति हैं वो करेंगे और उनके साथ में इस प्रशासनिक अधिकारी और जो मिनिस्टर हैं हरियाणा सरकार के, वो तो मौजूद रहेंगे। साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर भी मौके पे मौजूद रहेंगे। जी शैलजा, और लोगों में अगर हम उत्साह की बात करें तो इस मेले का दिल्ली एनसीआर और आसपास के जो स्टेट है, चाहे हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या हम बात करें राजस्थान के कुछ इलाके की, तो दर्शकों में जो मेला घूमने के लिए लोग आते हैं उनमें पूरे साल भर उत्साह बना रहता है कि इस बार मेले में क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर इस मेले को मैं बताना चाहूंगा कि इसको हस्तशिल्पियों का महाकुंभ कहा जाता है और इस महाकुंभ की वजह से यहाँ पर पूरे देश के जो भी हैंडीक्राफ्ट्स के जो कारीगर हैं वो यहाँ पर मेले में शिरकत करते हैं और अपनी जो कलाकृतियां हैं उनको दर्शकों के सामने परोसते हैं। जी शैलजा। तो संजय, उपराष्ट्रपति के कब तक आने की संभावना है और इस बार की थीम क्या रखी गई है? इस बार की थीम क्या पहले वर्षों के मुकाबले कुछ अलग है? जी बिल्कुल, इस बार जो मेले की थीम है वो लोकल टू ग्लोबल रखी गई है, वोकल नहीं, लोकल टू ग्लोबल। और इस बार जो है 50 से भी ज्यादा देश इस मेले में शिरकत कर रहे हैं और इस बार अगर हम बात करें जो कंट्री पार्टनर है वो मिस्र देश है और अगर हम बात करें जो थीम पार्टनर हैं वो उत्तर प्रदेश और थीम स्टेट जो है उत्तर प्रदेश और मेघालय को चुना गया है। जी। और सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1500 से 2000 पुलिसकर्मी मेला परिसर में मौजूद रहेंगे और 600 सीसीटीवी कैमरे चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसको लेकर कल जो पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद है सत्येंद्र गुप्ता, उन्होंने जानकारी दी थी और उन्होंने जो असामाजिक तत्व हैं या फिर जो वहां पर थोड़ी अव्यवस्था फैला सकते हैं उन लोगों को चेतावनी भी जारी की थी, अगर कहीं कोई गलती की जाती है तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी। तो संजय, जो लोकल आर्टिस्ट और शिल्पकारों की अगर मैं बात करूं तो इस मेले से उनको क्या फायदा होने वाला है?
बिल्कुल देखिए, अगर हम जो मेले में जो कारीगर आते हैं, हस्तशिल्पी आते हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होता है। उनकी जो कलाकृतियां हैं वो पूरी दुनिया भर में जिस तरीके से, जैसे मैंने पहले बताया कि 40 से ज्यादा देश इसमें भागीदारी कर रहे हैं, उनकी जो कारीगर है वो वहां पे पहुंच रहे हैं, तो उनको बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि उनकी जो कलाकृतियां हैं पूरी दुनिया में फैलती हैं, फिर उसके बाद उन पे ऑर्डर आते हैं। देखिए, इस बार एक खास चीज और सरकार ने की है। पिछली बार हस्तशिल्पियों की लगातार शिकायत रहती थी कि हमें थोड़ा समय कम मिलता है, क्योंकि जैसे ही पर्यटक वहां पे टूरिस्ट आने शुरू होते हैं, मेला घूमने वाले जो लोग हैं वो आने शुरू होते हैं, तब तक मेले की समाप्ति का समय हो जाता है। लेकिन इस बार देखिए, सैटरडे को मेला शुरू हो रहा है, तो 15 तारीख तक ये मेला चलेगा, तो इन बिटवीन 3 वीकेंड इनको कारीगरों को मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए, अभी मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि 2 दिनों में बारिश हो सकती है, तो हो सकता है कि अगर आज बारिश हो जाए तो मेले का जो परिसर है वो गीला हो जाता है, क्योंकि कच्चा एरिया है। तो वहां पे उस दिन पर्यटक बहुत कम संख्या में आते हैं, तो उसी को लेकर इस बार प्रशासन ने थोड़ी सी व्यवस्था भी पहले की ज्यादा मुकाबले सुदृढ़ की है। जी, तो संजय, यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए क्या क्या खास आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि इस बार काफी अलग थीम पर ये मेला आयोजित हो रहा है? देखिए, अगर हम बात करें क्या खास रहने वाला है, तो यहाँ पर एक मुख्य चौपाल बनती है। मुख्य चौपाल पे जितनी भी टॉप क्लास आर्टिस्ट हैं, चाहे वो हरियाणा के हो या फिर अन्य प्रदेशों से हो, वो आके यहाँ पे भागीदारी करते हैं और दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। अगर हम खान पान की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर जो अन्य प्रदेश यहाँ पर भागीदारी करते हैं, उनके जो भोजन, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो भोजन है वो यहाँ पर परोसा जाता है। इसके अलावा जितने भी आसपास के इलाके हैं वहां पे हम अगर ट्रांसपोर्ट विभाग की बात करें तो उन्होंने इस तरीके की व्यवस्था की है, अगर कोई ट्रेनों से आता है, मेट्रो से आता है या फिर कोई दूर दराज के प्रदेश से यहाँ पर पहुंचता है, तो उसको मेला परिसर तक पहुंचाने के लिए रोडवेज विभाग ने बस स्टैंडों से, मेट्रो स्टेशन से और जो सूरजकुंड के आसपास के क्षेत्र हैं वहां से दर्शकों को मेला परिसर तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। जी, तो संजय, इस बार हरियाणा सरकार के लिए ये मेला कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? क्योंकि पहले का आपने वाकया हमें बताया कि पहले काफी कुछ देखने को मिला था पिछले साल, जैसे लोगों के फोन चोरी काफी हो गए थे, तो इस बार कितना चुनौतीपूर्ण है उनके लिए? बिल्कुल देखिए, अगर चुनौतियों की बात करें तो सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। पिछले जो 2-3 मेले गए थे उसमें लगातार हस्तशिल्पी जो थे उनकी शिकायत रहती थी कि हमें मेला शुरू हो गया है लेकिन अभी तक हमें दुकानें चिन्हित नहीं की गई हैं, हमें रहने के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस तरीके की शिकायतें पिछली बार आई थी। उन चीजों को प्रशासन ने इस बार दूर करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखिए, शैलेजा, इतना बड़ा मेला लगता है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी रह जाती है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना नजर आता है। स्थानीय जो यहाँ पे जो मिनिस्टर हैं, उनके अलावा टूरिज्म विभाग के जो मंत्री हैं अरविंद शर्मा, वो यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं और किसी भी समस्या या फिर जो कोई भी चुनौती नजर आती है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, टूरिज्म को किस तरीके से इस मेले के जरिए बढ़ावा मिलने वाला है और क्या पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा संख्या में पर्यटक आने वाले हैं, लोग आने वाले हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा शैलजा कि ये जो मेला है ये शिल्पियों के लिए महाकुंभ है। जैसे कि महाकुंभ लगता है तो यहाँ पर जो हस्तशिल्पी आते हैं वो इसी उम्मीद में आते हैं कि हमारे जो यहाँ प्रोडक्ट हैं उनको हम आम जनता के सामने पेश करेंगे और वो प्रोडक्ट आगे जाके हमारी कमाई का साधन बनेंगे। और दूसरा, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार लगातार प्रयास करती है कि ये मेला है साल में 2 बार लगाया जाए। इसकी शुरुआत इस बार दीपावली मेले के तहत की भी गई थी और दीपावली मेला आयोजित भी किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जब शुरुआत होती है तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो उनको वो मेला फ्लॉप रहा था। तो प्रशासन इस बार चौकन्ना नजर आ रहा है कि इस मेले का प्रसार इस तरीके से किया जाए कि ये मेला एक बार सर्दियों में नवंबर के महीने में भी लगाया जाए। जी, और देखिए, इसके अलावा चलेगा एक और अपडेट देना चाहूंगा कि इस मेले से हरियाणा सरकार की अच्छी खासी आमदनी भी होती है और जो सूरजकुंड परिसर है वो दिल्ली NCR में है और दिल्ली के पास का इलाका है, तो वर्ष भर यहाँ पर जब ये मेला चलता है उसके बाद में यहाँ पे शादी और जो इवेंट वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बिल्कुल। तो संजय, क्या आप पिछले साल भी इस मेले में उपस्थित थे? जी बिल्कुल, मैं पिछली बार भी मैंने पूरे मेले में कवरेज की थी और लगातार जो यहाँ पर जो मेला प्रांगण में जो दर्शक पहुंचते थे उनसे हमने लगातार बात की थी, तो बहुत सारी समस्याएं दर्शकों की
सरकार से थी, लेकिन इस बार जो सरकार लगातार दावे कर रही है कि जो पिछली बार गलतियां हुई थी या कमियां रह गई थी उनको इस बार पूरी तरह दूर किया जाएगा और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के पूरे इंतजाम प्रशासन और सरकार ने कर रखे हैं। तो अभी भी आप मेला परिसर में ही उपस्थित है और कुछ ही देर में मेले का उद्घाटन भी हो जाएगा, तो वहां पे जो मौजूद जनता है तो वो किस तरीके से उत्साहित नजर आ रही है और इस बार क्या कुछ अलग जनता को भी देखने को मिलेगा? आपने काफी विस्तार से हमें चीजें बताई हैं, लेकिन जनता की क्या कुछ उम्मीद है इस मेले को लेके? देखिए, आज जो मेले का उद्घाटन है 11 बजे का समय था उपराष्ट्रपति के पहुंचने का, लेकिन अभी तक उपराष्ट्रपति नहीं पहुंचे हैं और हम मेला परिसर में ही मौजूद है। लेकिन देखिए, मेला परिसर इस तरीके का बनाया गया है कि वहां पर नेटवर्क नहीं आते तो वहां पे लाइव देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो अगर हम आम जनता की बात करें तो आम जनता के लिए ये मेला कल से ही चालू हो पाएगा, क्योंकि आज जो पूरे दिन है वीआईपी मूवमेंट चलती रहेंगी। तो आम जो मेला परिसर में पहुंचने वाले जो दर्शक हैं वो कोशिश करते हैं कि पहले दिन ना पहुंचा जाए, क्योंकि पिछली बार लगातार जो वहां पे दर्शक पहुंचे थे उनके कड़े हुए अनुभव थे। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि इस बार खास क्या रहने वाला है, तो देखिए हर बार जो जब भी ये शिल्पी आते हैं, कारीगर आते हैं तो कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। चाहे हम कारपेट की बात करें या फिर हम बात करें जो बड़ी बड़ी वुडन से जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं, या हम फिर बात करें कांच के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो इस पूरे देश भर से, पूरी दुनिया भर से, जैसे कि मैंने बताया कि 40 देश इसमें पार्टनर हैं या फिर हम कहें तो उनके शिल्पी यहाँ पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो कलाकृतियां हैं पूरे दर्शकों को आकर्षित करने का काम करती है। लेकिन देखिए सर, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब मेला ये 15 तारीख तक चलेगा तो इससे पहले दर्शक यहाँ पे 2-2 बार घूमने के लिए आते हैं, एक बार देखने के लिए आते हैं और उसके बाद क्योंकि रेट काफी ज्यादा हाई रहते हैं, हस्तशिल्पी हैं, तो उसके बाद ये प्रयास करते हैं कि जो लास्ट के 2 दिन होते हैं उस दिन खरीदारी की जाए, जिससे कि उनसे कुछ बार्गेनिंग की जाए, कुछ रेट सस्ते मिल जाए। तो इस तरीके का माहौल हर वर्ष वहां पे नजर आता है। लेकिन इस बार क्या खास रहने वाला है, जल्दी ही हम अपने हर खबर के दर्शकों को दिखाते रहेंगे। बिल्कुल। और वैसे भी वीकेंड है संजय, और आज हम उम्मीद भी लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। और साथ ही साथ मेरा ये भी सवाल है कि इस बार मेले को इको फ्रेंडली बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आज जैसे दर्शकों की आप बात कर रहे हैं तो एक तो मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो चला है और मौसम विभाग की एडवाइजरी भी है कि बूंदाबांदी हो सकती है। तो हो सकता है कि आज दर्शकों का जो जमावड़ा है वो थोड़ा कम रह जाए, लेकिन कल संडे है और कल भारी भीड़ उमड़ने की सूरजकुंड मेला में उम्मीद है। और दूसरा आपका एक सवाल और था, एक बार प्लीज रिपीट करें। इको फ्रेंडली को लेके मेरा सवाल। इको फ्रेंडली की जो बात है, बिल्कुल यहाँ पे पॉलिथीन पूरी तरह बंद है। अगर हम बात करें चाय की जो चाय अगर हम वो देते हैं तो कुल्हड़ में चाय पिलाई जा रही है और किसी भी टाइप की पॉलिथीन की जो वहाँ पे कहें उपयोग पे पूरी तरह पाबंदी लगाई हुई है हरियाणा सरकार ने। और सरकार के लगातार प्रयास हैं कि प्लास्टिक की बोतल और इस तरीके का गार्बेज यहाँ से ना निकले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो आप सभी को बता दें कि फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार है तो उसके उद्घाटन का। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में शिरकत की। इस दौरान अनिल विज ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी अभी तक राम मंदिर में दर्शन करने भी नहीं गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राम का नाम लेने से परहेज करती रही है और 60 वर्षों तक कांग्रेस ने राम मंदिर नहीं बनने दिया। साथ ही मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस को नाम बदलने से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि विकास और राम के नाम को जोड़ने से कांग्रेस को परेशानी है। इसके साथ ही मंत्री विज ने अन्य कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। अब किसी की जिम्मेवारी तो है। और जो पिछली मीटिंग में मैंने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने पिछली मीटिंग में भी यहाँ बोल के कह रहे थे जी और पेड़ नहीं कटेगी, गलत है। तो अब जो कमेटी है, कमेटी ने जाके वेरीफाई कर दिया, अपनी रिपोर्ट दे दी कि 31 पेड़ एक्स्ट्रा कटे। तो उसमें जो मुझे लगा भी इसका ये कोताही की है
उनके खिलाफ कार्रवाई की। हरियाणा का जिला फरीदाबाद एक सैलून की दुकान में बैठे 2 कॉलेज के छात्रों पर आधा दर्जन लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। फिलहाल दोनों घायल छात्रों की हालत स्थिर बनी हुई है, जिस पर और जानकारी देते हुए थाना बीपीटीपी के प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि फरीदाबाद की 13 लेवेनियम सोसाइटी के बाहर एक सैलून की दुकान में बैठे 2 लड़के कार्तिक और रितेश सैलून में बाल कटवाने के लिए गए थे, जहां पर लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने लाठी डंडों से उनके साथ मारपीट की, उन्हें घायल कर दिया। तो वहीं कार्तिक से मिली शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आज 12 बजे के आसपास की दिन की घटना है। ये एक 13 लेवेनियम सोसाइटी है, उसके पास सैलून है। तो सैलून में ये 2 लड़के थे, एक कार्तिक और एक नीतीश, ये बड़ौली के रहने वाले हैं। ये बाल कटवाने गए थे, तो वहाँ पे कुछ लड़के 5-6 लड़के बता रहे हैं आए, उन्होंने इनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की। तो सर क्या वाकया हुआ है? क्या पुरानी कोई रंजिश रही है इनकी या किस विषय को? ये हमने इस पे कार्तिक के स्टेटमेंट पे केस रजिस्टर कर दिया है, लड़ाई झगड़े का, मारपीट का, जान से मारने की धमकी का। तो ये कह रहे कि हमारी कोई कॉलेज में, पहले एक कॉलेज में, कोई अरावली कॉलेज है तिगांव में, वहाँ पढ़ते थे, तो वहाँ इनकी आपस में कोई लड़कों की पहले कोई झगड़ा वगैरह हुआ है। उसी रंजिश को रखते हुए इन्होंने इनसे झगड़ा मारपीट किया। सर कितने नंबर एफआईआर है और किन किन धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज? ये 22 नंबर एफआईआर है। सेक्शन इसमें 190, 191(3), 1152, 1172, 351 की 3 BNS के तहत। पुंडरी में स्थानीय विधायक सतपाल जांबा ने गांव फतेहपुर, फरल, पाई व मियोली गांव के स्कूल में कमरों, शौचालय व गलियों आदि के निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। पत्रकारों से बात करते विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि जब भी सीएम सैनी के सामने किसी तरह के विकास की मांग रखी जाती है तो वो पूरा सहयोग करते हैं। हम अधिकतर स्कूलों के विकास के लिए व स्कूलों में शौचालय की समस्याओं को दूर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय हम मियोली गांव में 10 लाख रुपए की लागत से लाइब्रेरी व गली का उद्घाटन किया। के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार, राम राम। आज पूरे हलके में 2,03,63,000 के आज विकास कार्यों का शिलान्यास किया है, जिसमें हमारे मोस्टली स्कूल है, क्योंकि पहले भी हमारी बात हुई है, क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो अपना शिक्षा का स्तर और शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज करना होगा, उसको बड़ा अच्छा लेवल का बनाना पड़ेगा। आज हमने बहुत सारे स्कूलों में कमरे का निर्माण, चारदीवारी का निर्माण, टॉयलेट्स, क्योंकि हम जब पिछली बार हम दौरे पे थे तो एक समस्या बड़ी आती थी कि भी स्कूलों में टॉयलेट्स की समस्या है, तो हर स्कूल में टॉयलेट्स एक अच्छी फैसिलिटी के हों। तो देना पापा। जनता की लड़ाई में मैं आमजन के साथ खड़ा हूं। जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाता मैं किसानों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। तो आपको बता दें कि मजदूरों के हित में मनरेगा बचाओ संग्राम जारी रहेगा। आपको बता दें ये शब्द कांग्रेस के भिवानी ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने तोशाम खंड विकास और पंचायत अधिकारी कार्यालय के बाहर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत सांकेतिक धरने के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कही। सबसे बढ़िया उपाय जो है, अगर बच्चों को हम ग्राउंड में लेकर के आते हैं, खिलाने के लिए आकर्षित करते हैं, बच्चों को गेम के प्रति आकर्षित करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे जो है जब गेम में पूरे संलग्न होंगे तो निश्चित रूप से नशे से बच्चे दूर रहेंगे। और मैं तो सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि हर बच्चा हर स्कूल का गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करे और इस प्रकार की जो बुरी बीमारी है जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी जो आज बर्बाद होने की कगार पर खड़ी है, वो सभी नशे से दूर रहें और आराम से खेलों में भाग लें और अपना स्वास्थ्य जो है उससे ठीक रखें। और पढ़ाई में भी इसके साथ साथ अगर मैंने देखा है कि आमतौर पर जो बच्चे हमारे गेम्स में अच्छे होते हैं वो सब बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। तो आज बड़े हर्ष का विषय था। हमारे बीच में हमारे खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गुरनाम जी पहुंचे और हमें हमारी हौसला अफजाई की उन्होंने, और हम इस बात को लेकर बड़े उत्साह में हैं कई दिन से कि हमारे पास पीएम श्री की जो एक गेम का शेड्यूल आया है
उसको लेकर हमने पहले इस पूरे ग्राउंड की सफाई वगैरह की, इसमें रोटावेटर चलवाया। हमारा जो एक्सपीरियंस है एज ए प्रिंसिपल, और सर बैठे हैं यहाँ, कि खेल जो है पिछले बहुत वर्षों से स्कूलों में इन पर ध्यान देना थोड़ा कम इसलिए हो गया कि हमारी पढ़ाई का जो सिस्टम था वो पूर्ण तौर पे बदल गया। जब हम पढ़ते थे तो आवश्यक तौर पे 1-2 पीरियड खेलों के, कबड्डी के, रेस के, सभी छोटे छोटे गेम्स के लगते थे। तो उससे बच्चे का जो समग्र विकास है, जो उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट है, वो बनी रहती थी। तो आज के दौर में हम देखते हैं कि बच्चा 6.5 घंटे जब एक बेंच पे पढ़ के बड़ा सीरियसली क्लास में बंधा रहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एग्रेसिवनेस और कई और चीजें उसको सीरियस बना रही हैं। और हमारा ये अनुरोध है जो शिक्षाविद के इन खेलों को दोबारा शुरू किया जाए। ग्राउंड जो है पहले की तरह डेवलप किए जाएं, स्कूलों में डीपी और पीटीआई की पोस्ट रहे, और टाइम टेबल में जरूर हर बच्चे का 1 या 2 पीरियड रोजाना लगे, ताकि ये जो नशाखोरी और बहुत सी गलत आदतों की तरफ बच्चे सोशल मीडिया पे देख देख के जो उनका जो जीवन बदल रहा है, एकदम अग्रेसिव हो रहे हैं, वो ऐसा ना हो और बच्चे शारीरिक विकास करें और अच्छी पढ़ाई करके देश का नाम रोशन करें। सर, ये पीएम श्री स्कूल का जो है इंट्रामोरल एक्टिविटी थी, जिसमें जो है वो स्कूल लेवल पर एक एथलेटिक चैंपियनशिप करवाई गई, और जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चे जो है ना वो स्कूल लेवल पर खेलकर और अपना जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ना वहाँ पर बेहतर परिणाम जो है ना वो हासिल कर सके। ये धरना प्रदर्शन हमारी पार्टी ने एक मुहिम चलाई है, जिसमें नरेगा को हटाने का जो काम किया है उसको वापस से बहाल कराने के लिए हम ये गांव लेवल पर और ये ब्लॉक लेवल पर एक हम अभियान चला रहे हैं, उसका हिस्सा था ये। आज पूरे जिले में आपने सभी ब्लॉकों पे धरना प्रदर्शन किया है। हाँ। क्या खामियां दिखाई दे रही है आपने जो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो मजदूर वर्ग है, सबसे गरीब लग रहा है उस खर्चे को नहीं, पर जो मेरे पिता तुल्य, और अगर उसको काम ना दे तो सबसे गरीब सबके पास भारतीय जनता पार्टी ने